सभी मेरे प्यारे वाईटी व्यूअर्स का वेलकम है सैटरडे की मैजिक क्लास में। अब ये मैजिकल क्लास क्यों है? क्योंकि इसमें अपने करते हैं मैजिक को। जो लोग इंग्लिश से डरते हैं, अचानक से इस क्लास को देख करके उनको मालूम चलता है कि यार इंग्लिश में एक फॉर्मूला भी लगता है जहाँ पे शुरू होती है इंग्लिश और वहाँ पे आकर के इंग्लिश ही खत्म होती है। तो एक ऐसा ही फॉर्मूला हम जो है इंग्लिश का डिस्कस करते हैं हर सैटरडे को। आप सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक को मेरे साथ इंग्लिश में सीखते हैं। देखिए, ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं, हो सकता है ये वीडियो आपका सोचने का नज़रिया बदल दे इंग्लिश को लेकर के। पूरे फोकस के साथ देखें। इस टेक्निक को ना आपके स्कूल में पढ़ाया गया आपको, ना आपके कॉलेज के अंदर किसी ने आपके साथ डिस्कस किया। आगे बढ़ेंगे। इसी के वीडियो के अंदर मैंने ग्रामर को भी इंक्लूड कर लिया है और लास्ट में क्विज भी है। आप अपनी पूरी प्रोग्रेस को भी असेस कर पाएंगे मेरे साथ। आज का आर्टिकल हमने उठाया है इंडिया टुडे मैगजीन से। इसके अंदर एक आर्टिकल छपा था कल, एक्चुअली इनकी न्यूज़पेपर है ऑनलाइन, जिसमें लिखा था कि पेटीएम को कैसे रिमूव किया गया गूगल प्ले स्टोर से, क्यों रिमूव किया गया और कैसे पेटीएम को फिर से रिस्टोर भी किया गया है ना। गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम को थोड़े घंटों के लिए निकाल दिया गया था। शुरू करेंगे। कुछ लोगों की क्वेरी रहती है रिलेटेड टू मेंबरशिप्स। देखिए, मेंबरशिप्स तब तक आप ना लें, इसको भूल जाएं जब तक आप ग्रामर सीरीज को फॉलो नहीं करते हैं। दीज आर नॉट फॉर सेल। अब इन मेंबरशिप्स का मतलब क्या है? देखो, इन मेंबरशिप के अंदर स्पेशल वीडियोस मिलती हैं। अगर आप ग्रामर वीडियोस देख चुके हो, मेरे साथ 20 एडिटोरियल्स पढ़ चुके हो, तो इन वीडियोस के जरिए आप अपना एसएससी और बैंक्स का स्कोर जो है ना फटाफट बूस्ट कर सकते हो इंग्लिश के अंदर। आप तभी कर पाओगे जब आपने मेरे साथ ग्रामर सीखी है और एडिटोरियल्स पढ़ते हो। अगर नहीं पढ़ते हो तो इन वीडियोज़ को कभी भी ना लें, आपके किसी भी काम ये नहीं आने वाली हैं। चलिए शुरू करें। वीडियोस को परचेज़ करना चाहें तो चैनल पे होम पेज पे ज्वाइन बटन पे जाकर के देखो, यहाँ रखा है, यहाँ पे क्लिक करें और अपने प्लान को चूज़ करें। देखिए, आज का जो आर्टिकल है अपना, उसका टाइटल पढ़ेंगे पहले। पेटीएम ऐप रिमूव्ड फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर 4 आवर्स नाउ बैक। सिंपल तरीके से पढ़ते हैं, इसका मतलब निकालते हैं पहले। पेटीएम ऐप को रिमूव कर दिया गया गूगल प्ले स्टोर के ऊपर से, और कब के लिए? कई घंटों के लिए। कह रहे नाउ जो बैक है, अब जो आ गई है वापस, फिर से इसको रिस्टोर कर दिया गया है गूगल प्ले स्टोर पे। सिंपल सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हम जो ना ब्रेक करके देखते हैं, क्या वर्ड क्या काम कर रहा है। इससे कुछ ग्रामर भी निकलेगी, कुछ रूल भी हम सीखेंगे नया, है ना। चलो, मैं वही काम कर रहा हूँ। मैं हर वर्ड को उसका एक अलग कलर दे रहा हूँ। ग्रीन में सारे सब्जेक्ट बोले तो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनने वाले नाउन, है ना। ग्रीन में सारे के सारे नाउन या प्रोनाउन या जीरेंड ग्रीन में। लाल में सारी की सारी वर्ब्स, पिंक में सारी की सारी एडवर्ब्स, कंजंक्शन येलो में मिलेगी और आपको ब्लू में मिलेगा एडजेक्टिव। तो अपने सबके कलर अलग अलग मैंने आपको दे दिए हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। पेटीएम ऐप, क्या है ये एक प्रॉपर नाउन? कैसे पता लगा? हर वो चीज़ जो खास होती है वो एक प्रॉपर नाउन होती है। जैसे दिल्ली है, ताजमहल है, अमन है, महेश है। अब बोलो सर दुनिया में बहुत सारे महेश हैं। अरे होंगे ना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मैं महेश नाम का एक आदमी सामने खड़ा है मेरे, उसको मैं आवाज़ दे रहा हूँ महेश यादव इधर आ, तो मैं महेश यादव नाम के खास आदमी को आवाज़ दे रहा हूँ। तो जब भी आप किसी को खास बनाते हो ना, वो आदमी, वो चीज़, वो जगह, वो बन जाती है प्रॉपर नाउन। तो पेटीएम ऐप भी खास ऐप है। ऐप बोल दूँ तो सारी ऐप आ जाएंगी, पेटीएम ऐप बोलूँगा तो सिर्फ एक ही ऐप आएगी। तो ये एक प्रॉपर नाउन आपने पहचान कर ली इसकी। प्रॉपर नाउन एक सब्जेक्ट बनता है किसी भी सेंटेंस का या ऑब्जेक्ट बनता है। इस प्रॉपर नाउन की जो पोजीशन है वो है सेंटेंस की शुरुआत में। देख रहे हो, इससे पहले कोई वर्ब नहीं आ रही, इससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आ रही। तो इस प्रॉपर नाउन के पास सिर्फ एक चारा बचा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने का, ठीक है ना। वो नाउन्स जो किसी वर्ब या प्रीपोजिशन से नहीं जुड़े होते हैं, वो नाउन्स कहलाते हैं सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के अंदर। बढ़े आगे। जैसे ही सब्जेक्ट मिला, आपकी वर्ब की तलाश शुरू हो जानी चाहिए। इंग्लिश का एक रूल ये कहता है, सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होंगे एक साथ। अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट जरूर होगा, अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब जरूर होगी। जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी वर्ब होगी। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी वर्ब बिना जो है ना एक दूसरे के नहीं रहते। तो आपने इस पेटीएम ऐप को अब देनी है एक वर्ब थी इसमें रिमूव्ड। ये बीच वाला तो मैंने लिखा है ना, वॉज या हैज़ बिन। इसने वर्ब दी थी इसकी रिमूव्ड। एक्चुअल में ये वर्ब इसकी गलत है। पेटीएम ऐप ने रिमूव कर दिया, इसका मतलब तो ये निकला पेटीएम ऐप ने गूगल प्ले स्टोर से कुछ रिमूव कर दिया। भाई पेटीएम ने थोड़ा रिमूव किया है, पेटीएम तो खुद रिमूव हुआ है। मतलब सेंटेंस को एक्टिव में नहीं पैसिव में बनाने की ज़रूरत है। एक्टिव पैसिव को मैं बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ आपको, एक्टिव पैसिव की वीडियो में क्यों इनकी ज़रूरत होती है। अगर यहाँ पे सेंटेंस के सब्जेक्ट जो है एक्शन का डूअर नहीं है,
बल्कि इस एक्शन के रिजल्ट का कॉन्सिक्वेंस का रिसीवर है ना, ये खुद रिमूव हो रहा है ना कि रिमूव कर रहा है। तो इस केस में ये वर्ब जो है एक्टिव की गलत है, बीच में एक पैसिव बी फैमिली की वर्ब होनी चाहिए। या तो मैं लिखूंगा वॉज, या मैं लिखूंगा हैज़ बीन, या मैं हैड बीन भी लिख सकता हूँ। तो तीनों ही केस के अंदर बी फैमिली की वर्ब आ जाएगी मेन वर्ब बन के। जैसे यहाँ पे बीन आई है, यहाँ पे वॉज आई है, यहाँ पे हैड बीन होती तो भी बीन आती। तो ये बीच में हिडन थी, जिसको इसने नहीं लिखा था, हमने लिख दिया। तो सब्जेक्ट बन गया आपका पेटीएम ऐप, वर्ब बन गई वॉज रिमूव्ड या हैज़ बीन रिमूव्ड या हैड बीन रिमूव्ड। फ्रॉम प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है गूगल प्ले स्टोर नाम का प्रॉपर नाउन, ये भी अपने आप में एक खास चीज़ है, प्रॉपर नाउन है गूगल प्ले स्टोर। फॉर प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है आवर्स। अब देखो यहाँ पे कॉमा के बाद इसने दो एडवर्ब दिए नाउ और बैक। ध्यान से देखोगे ना तो इस इज को इसने लिख करके नहीं दिया, एक्चुअल में यहाँ पे एक इज भी होना चाहिए था। इस पेटीएम ऐप ने एक नहीं वर्ब नंबर 1 और वर्ब नंबर 2 दो वर्ब्स लेने वाला है, क्योंकि बीच में एक कॉमा लगा हुआ है, समझ गए ना। पेटीएम ऐप को रिमूव कर दिया गया और पेटीएम ऐप अब वापस आ गया है, समझ गए मेरी बात को। तो इस इज को भी ये खा गया टाइटल पैराग्राफ में से, हमने इसको यहाँ समझ लिया है। इज के बाद में बैक नाम की एडवर्ब ऑफ प्लेस एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के आई और नाउ नाम की एडवर्ब इसको मॉडिफाई कर रही है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर मैं इसी चीज़ पे वापस आऊँगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपसे शेयर करना है। पेटीएम ऐप है आपका सब्जेक्ट को वर्ब मिली वॉज रिमूव्ड या हैज़ बीन रिमूव्ड या हैड बीन रिमूव्ड, सब्जेक्ट को वर्ब नंबर 1। फ्रॉम प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट मिला गूगल प्ले स्टोर। फॉर प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट मिला कॉमन नाउन आउट्स नाम का। अब इस पेटीएम ऐप को दूसरी वर्ब मिली इज, जो कि छुपी हुई थी, और इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया क्योंकि लिंक वर्ब है बैक नाम का एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब नाउ यहाँ की एडवर्ब है जो इसको मॉडिफाई कर रही है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, वेट सर आपने बोला एडवर्ब ऑफ प्लेस बन के आई है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, हमने सुना था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सिर्फ एडजेक्टिव बनता है या नाउन बनता है। बात बिल्कुल सही है। 1% केस ऐसे भी हैं जिसके अंदर ना नाउन होता है ना एडजेक्टिव होता है, उसमें एडवर्ब भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकती है। अब ये कौन सी एडवर्ब्स होती हैं? ये होती हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस वाली एडवर्ब्स। जैसे आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, आई सब्जेक्ट, एम लिंकिंग वर्ब, हियर यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस। कौन सी क्या बात करिए, जगह का नाम बता रही है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही वॉज देयर, वी आर बैक, ही इज नॉर्थ, आई एम होम, है ना। तो इस तरीके से आप एडवर्ब ऑफ प्लेस को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना सकते हो। कुछ लोग यूँ ना सोचे सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो आप, ये टेक्निकल क्यों बना रहे हो। मेरे भाई इसको खोल के 10वीं के बच्चे को जैसे समझाया जाता है ना, वैसे समझा चुका हूँ मैं ग्रामर सीरीज़ में, क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है और कैसे वो बनता है और क्या बनना चाहिए, है ना। जाकर के फॉलो करें, बहुत ईजी हो जाएगी आपकी ज़िंदगी। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइटल को हमने पढ़ लिया है, अब इसका फर्स्ट सेंटेंस है। पहले सिंपल तरीके से पढ़ेंगे ये क्या कहना चाह रहा है, फिर एक्सपर्ट तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। कह रहे द ऐप ओन्ड बाय 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड इज़ नॉट विजिबल ऑन बीइंग सर्च्ड ऑन गूगल प्ले। कह रहे जो ऐप है जिसको ओन बाय किया गया है, जिसका मालिक है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड नाम की कंपनी। कह रहे जो ऐप है ना इज़, ये है नहीं विजिबल, अब ये दिखाई नहीं पड़ती किस पे, सर्च किए जाने पे गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। तो आप सर्च करोगे ना तो ये ऐप जो है दिखाई नहीं पड़ रही है अब के हिसाब से। कह रहे वेयरएज का मतलब होता है जबकि दूसरी तरफ, इंग्लिश में बोलते हैं ऑन द अदर हैंड। तो कह रहे जबकि दूसरी तरफ, वेयरएज दूसरी जो सारी की सारी अदर ऐप्स हैं जिसमें शामिल है पेटीएम फॉर बिजनेस, पेटीएम मनी, पेटीएम मॉल एंड अदर्स। कह रहे जो कि सब की सब ओन्ड बाय हैं इसी कंपनी के द्वारा 197 के द्वारा, आर स्टिल अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, वो सभी की सभी अवेलेबल हैं प्ले स्टोर के ऊपर। तो इस 197 ने बहुत सारी ऐप्स बनाई हैं, पेटीएम मॉल, पेटीएम मनी, पेटीएम जो है दूसरी जो पेटीएम फॉर बिजनेस, ये सब की सब रखी हुई हैं। सिर्फ पेटीएम नाम की जो उनकी मेन ऐप है ना उसको रिमूव किया गया है, कहने का मतलब ये। अब आएंगे सेंटेंस के अंदर ग्रामर देखने पे, अपने पहले इसको ब्रेक करते हैं। वही मैंने कलर सारे के सारे दिए हुए हैं, इसको समझना है ना तो पहले इस चीज़ को समझो। सब्जेक्ट है आपका ऐप, वर्ब है आपकी इज, वेरियस नाम की कंजंक्शन है, सब्जेक्ट नंबर 2 है एप्स, वर्ब है आपकी आर। समझो मेरी बात को, ऐप की वर्ब है इज, सब्जेक्ट बीच में कंजंक्शन आ गई, सब्जेक्ट नंबर 2 एप्स है, उसकी वर्ब है आर। एक बार मैं फिर से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, फिर बाकी वर्ड्स को मैं आपको तोड़ के बताता हूँ कैसे ही जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल सही है ना। एप्स की वर्ब है आर। अब आ जाओ शुरू से। आप बोलोगे सर ये ओन्ड जो है, ओन्ड
इस ऐप का जो है वर्ब भी तो हो सकता है। आपने इज़ क्यों बताया? आप मान लो ओन्ड इसकी वर्ब है, एक बार की इसकी वर्ब जो आप ओन्ड को मान लो, ठीक है ना। बाय प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड नाम का ये वाला पूरा का पूरा नाउन। अब मुझे एक बात बताओ, इस ओन्ड को आपने इस ऐप की वर्ब माना, तो इस इज़ को किसकी वर्ब मानोगे? सोच के बताना मुझे। आपने मान लिया ये ओन्ड जो है इस ऐप की वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इस ऐप की वर्ब बन के आई है, तो इज़ किसकी वर्ब बनेगी? कोई भी वर्ब तो ऐसी है नहीं जिसका कोई सब्जेक्ट ना हो। सब्जेक्ट तो आपके पास आ गया ऐप नाम का, जिसको आपने एक वर्ब दे दी ओन्ड नाम की। अब बीच में कहीं पे कॉमा भी नहीं आ रहा, ये लिमिटेड तो इसके बारे में लगा हुआ है ना, ओन्ड बाय 197 लिमिटेड, मतलब इस सब्जेक्ट को आप एक से ज़्यादा वर्ब नहीं दे सकते, एक वर्ब आप दे चुके, तो ये इसको एक वर्ब तो देनी, एक सब्जेक्ट देना पड़ेगा ना। अब ध्यान से देखो तो इसके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये ऐसी वर्ब है जिसके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, और ये है एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है, मतलब इसका सब्जेक्ट पीछे कहीं रह गया है, आपने गलती की है पकड़ने में, वो सब्जेक्ट एक्चुअल में इसका वह है ऐप। ओन्ड अब क्या है यहाँ पे देखो, ओन्ड अगर वर्ब नहीं है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, इस वजह से ओन्ड को हमने ऐप की वर्ब नहीं बनाया, समझ गए ना। तो ऐप इसका एडजेक्टिव है ओन्ड, बाय प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है 197, और इस ऐप की वर्ब है इस नाम की लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब है तो एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेगी, यहाँ पे विजिबल नाम के एडजेक्टिव को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना के इसने ले लिया, ठीक है ना। नॉट एक एडवर्ब होती है, बीच में आती है एडवर्ब ऑफ नेगेशन। अब आगे आओ, ऑन प्रेपोजिशन, इसको चाहिए एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? नाउन, प्रोनाउन या जीरेंट। सर्च एक एडजेक्टिव है, ये नाउन प्रोनाउन जीरेंट तो है नहीं, पर बीइंग है ना, बीइंग ये जीरेंट बन सकता है ना, वर्ब के एनजी फॉर्म। तो इस ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है बीइंग नाम का जीरेंट। ये जीरेंट मॉडिफाई हो रहा है सर्च नाम के एक एडजेक्टिव से, सर्च नाम के एक एडजेक्टिव से। ऑन प्रेपोजिशन फिर से आ गई, इसका ऑब्जेक्ट है गूगल प्ले स्टोर। वेरस नाम की कंजंक्शन आ गई, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट नंबर 2 आएगा, जो कि मैंने आपको बताया एप्स नाम का ये वाला नाउन है, और इसकी वर्ब है आर, है ना। अब इससे चेक करते हैं अपने, वेरस के बाद में एप्स नाम का एक सब्जेक्ट आया, ये तो आपने देख लिया। ऑल और अदर इस सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, दोनों एडजेक्टिव्स हैं। फिर आ गई इंक्लूडिंग नाम की एक प्रेपोजिशन। इस प्रेपोजिशन ने 4 ऑब्जेक्ट लिए। पहला ऑब्जेक्ट है पेटीएम फॉर बिजनेस, दूसरा ऑब्जेक्ट है पेटीएम मनी, तीसरा ऑब्जेक्ट है पेटीएम मॉल, चौथा ऑब्जेक्ट है अदर्स, एंड लगा के, समझ गए ना। तो इस इंक्लूडिंग ने 4 ऑब्जेक्ट लिए हैं, ये चारों ऑब्जेक्ट जो है किसी के सब्जेक्ट नहीं बन सकते। आगे देखो, अब आ गई ओन्ड नाम की एक वर्ब। अब आप मुझे बोलोगे सर इस ऐप्स की वर्ब इस ओन्ड को क्यों नहीं बनाते? इसकी वर्ब को आर बनाने के लिए किसने आपको बोला है? बस बात वही है मेरे भाई, अगर आपने ऐप्स की वर्ब ओन्ड मान ली तो इस आर को वैसे ही कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा जैसे इस को कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था। आपने अगर इसको इसकी वर्ब बना दिया तो बाय से कंपनी जुड़ी हुई है, आर को कौन सा सब्जेक्ट दोगे? ये पेटीएम मॉल इंक्लूडिंग से जुड़ा हुआ है, ये पेटीएम मनी इंक्लूडिंग से जुड़ा हुआ है, ये पेटीएम फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग से जुड़ा हुआ है, अदर्स भी इससे जुड़ा हुआ है। आपको इस आर को एक सब्जेक्ट देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सब्जेक्ट एक्चुअल में कौन है? वो सब्जेक्ट ये है एप्स नाम का नाउन। अब बताओ ओन्ड इसकी वर्ब बन सकती है? नहीं बन सकती। अब ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद देख लो स्टिल नाम की एडवर्ब आ रही है, मेन वर्ब आपकी लिंकिंग वर्ब है, तो एडजेक्टिव आ गया अवेलेबल, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑन प्रेपोजिशन प्ले स्टोर उसका ऑब्जेक्ट। आई थिंक अभी पूरा सेंटेंस आपको क्लियर होगा कैसे हर वर्ड किससे जुड़ा हुआ है। सारी कन्फ्यूजन थी इस ओन नाम की वर्ब की यहाँ पे और इस ऑन नाम की वर्ब की यहाँ पे। अगर आपने ध्यान से देखा तो दोनों के दोनों एडजेक्टिव निकले, वर्ब की थर्ड फॉर्म निकले, एडजेक्टिव का काम कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ें। अगला सेंटेंस अपना आज का ये छोटा है, इसको हम पहले पढ़ेंगे फिर इसको ब्रेक करेंगे। गूगल हैज़ अपेरेंटली रिमूव्ड द पेटीएम ऐप बिकॉज इट अलेजेडली वायलेट्स द कंपनीज रूल्स अराउंड ऑनलाइन गैम्बलिंग। कह रहा है गूगल ने जाहिर तौर पे अपेरेंटली रिमूव कर दिया है, हटा दिया है पेटीएम ऐप को, है ना। कह रहे क्योंकि बिकॉज ये कथित तौर पे अलेजेडली, ऐसा कहा जाता है, ये कथित तौर पे वायलेट करता है, हटा देता है। वायलेट करने का मतलब है क्या? किसी चीज़ को उल्लंघन करना। तो कथित तौर पे ब्रीच करता है, उल्लंघन करता है कंपनी के रूल्स को, गूगल नाम की, और किसके अराउंड? चारों तरफ ऑनलाइन गैम्बलिंग के, जो है ऑनलाइन जो है जुएबाजी के। तो पेटीएम जो है ऑनलाइन गैम्बलिंग से रिलेटेड जो कंपनी के रूल है उनको वायलेट करता है, इस वजह से गूगल ने इसको लात मार के बाहर निकाल दिया। समझ गए? अब इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे ब्रेक मार के, इसको कैसे हर वर्ड यहाँ पे क्या काम कर रहा है। सिंपल है ये वाला, है ना। चलो, गूगल आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट, हैज़ और हैज़ के बाद V3 आती है, आपको मालूम है, ये हो गया आपका वर्ब। गूगल सिंगुलर, इसका सब्जेक्ट की वर्ब भी सिंगुलर। अगर यहाँ पे गूगल की जगह गूगल और फेसबुक होता तो
बीच में यहाँ पे हैज़ नहीं हैव लगा होता। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बता रहा हूँ आपको, है ना, गूगल सब्जेक्ट हैज़ रिमूव्ड इसकी वर्ब। अब ये बीच में एल वाला क्या रहा है, इसको बोलते हैं एडवर्ब। भाई गूगल ने कैसे रिमूव किया, अपेरेंटली जाहिर तौर पे एडवर्ब ऑफ मैनर, किसी भी चीज़ का तरीका बताती है। गूगल के रिमूव करने का तरीका है जाहिर तौर पे, है ना। तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। जनरली एडवर्ब्स की पोजीशन क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आना, है ना। तो यहाँ पे ये एडवर्ब बीच में घुसी हुई है। अब देखो रिमूव किसको किया, वट या होम का जो रिप्लाई दे दे, वट या होम का जो रिप्लाई दे दे वो होता है उस वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो रिमूव किया इसने पेटीएम ऐप को, वट का रिप्लाई दिया पेटीएम ऐप ने। अगर पेटीएम ऐप ने रिप्लाई दिया तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट इस वर्ब का। इतनी कहानी क्लियर। सब्जेक्ट, उसकी वर्ब, बीच में एडवर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट पेटीएम ऐप। पेटीएम ऐप भी एक नाउन है। अब देखो बिकॉज नाम की कंजंक्शन आई। कंजंक्शन जब भी आती हैं येलो कलर में, अपने बाद एक नए क्लॉज को शुरू करती हैं, एक नया सब्जेक्ट, उसकी एक नई वर्ब। तो नया सब्जेक्ट कौन सा आया हमारे पास, इट नाम का प्रोनाउन, ग्रीन कलर में प्रोनाउन। अब देखो इसकी वर्ब है वायलेट्स। इट सिंगुलर होता है तो वर्ब के पीछे भी एस लगा हुआ है, देख रहे हो मेरे साथ, एस लगने से क्या मालूम चला, वर्ब सिंगुलर है। तो वो आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी वायलेट्स। अब फिर बीच में एल वाला आ गया, ये कौन है भाई, ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। इसका काम क्या होता है, मेन वर्ब से पहले इसको आ जाना है। अब जैसे यहाँ भी आ गई थी मेन वर्ब से पहले, रिमूव्ड से पहले, यहाँ भी आ गई मेन वर्ब से पहले, अलेजेडली। अलेजेडली का मतलब होता है कथित तौर पर, ऐसा कहा जाता है कथित तौर पर, ठीक है ना। तो वायलेट करता है, इट की वर्ब हो गई। अच्छा क्या वायलेट करता है, कंपनी की रूल्स को वायलेट करता है, रूल्स को, रूल्स हैं कंपनी के। तो वायलेट का जो वर्ड से रिप्लाई दे रहा है वो दे रहा है रूल। तो ये रूल नाम का नाउन जो है वायलेट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अभी कंपनी जो है ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पजेसिव नाउन और पजेसिव एडजेक्टिव सबके सब जो है एडजेक्टिव होते हैं। माई रूल, योर रूल, कंपनीज रूल, राम्स रूल, है ना। किसी का भी पीछे अगर आप पजेसिव बना रहे हो ना तो वो नाउन जो है वो नाउन या प्रोनाउन काम करेगा एक एडजेक्टिव का, ठीक है ना। ये रूल्स के बारे में बता रहा है तो पजेसिव नाउन है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है रूल्स के लिए, ठीक है ना। चलो वायलेट्स का ऑब्जेक्ट है रूल्स। अब देखो अराउंड एक प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग कौन सी वाली भाई, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन एक एडजेक्टिव काम कर रहा है, गैम्बलिंग को मॉडिफाई कर रहा है। गैम्बलिंग जो है ऑफलाइन भी हो सकती थी, है ना, कैसी भी हो सकती थी। तो ऑनलाइन वाली गैम्बलिंग की हम बात कर रहे हैं तो ये एक एडजेक्टिव काम कर रहा है। समझ गया आई थिंक। फिर से बता देता हूँ, गूगल इसकी वर्ब है हैज़ रिमूव्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बिकॉज नाम की कंजंक्शन, सब्जेक्ट नंबर 2 इट, इसकी वर्ब है वायलेट्स। इससे पहले दोनों के लगी हुई है मेन वर्ब से पहले एडवर्ब। ये रिमूव का ऑब्जेक्ट है पेटीएम ऐप, वायलेट का ऑब्जेक्ट है रूल्स, कंपनी यहाँ पे एडजेक्टिव है, अराउंड प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है गैम्बलिंग, जिसके आगे ऑनलाइन नाम का एडजेक्टिव लगा हुआ है। सिंपल है ना। चलो अब यहाँ पे एक छोटा सा ग्रामर रूल करेंगे अपने डिस्कस। हालांकि वो अलेजिडली से रिलेटेड है तो एक मैं यूँ बोलूँगा ये ग्रामर का कम और वोकैब का रूल ज़्यादा है ना, ध्यान से देखना। आप दो वर्ड्स देखते हो अलेजिडली और परपोर्टेडली। अलेजिडली और परपोर्टेडली दोनों ही एडवर्ब्स हैं, दोनों का मतलब होता है कथित तौर पे, है ना। दोनों एक दूसरे की जगह पे भी आते हैं पर इनमें एक स्लाइट डिफरेंस होता है। हालांकि मैंने खबरी पे इसको कवर किया है आज से 4-5 दिन पहले, फिर भी जो लोग खबरी पे मुझे फॉलो नहीं करते हैं उन लोगों को मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। अलेजिडली और परपोर्टेडली दोनों बताते हैं कथित तौर पे किसी काम का होना। फॉर एग्जांपल SSR परपोर्टेडली कमिटेड सुसाइड, सुशांत सिंह राजपूत ने कथित तौर पे आत्महत्या की, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप सवाल करो सर एलिजिडली क्यों नहीं आया, अगर दोनों का मतलब ही एलिजिडली और परपोर्टेडली का यही है तो यहाँ पे एलिजिडली लगा दें। देखो दोनों का मतलब कथित तौर पे तो है पर एलिजिडली का मतलब क्या है, किसी एक पर्सन, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक संस्था, किसी भी एक चीज़ के द्वारा किसी चीज़ को जब आप एलिज करते हैं, समझ गए ना। मान लो पुलिस का ऐसा कहना हो कि सुशांत सिंह राजपूत ने कमिट की है सुसाइड, अगर पुलिस का ऐसा कहना है या उसके किसी पड़ोसी का ऐसा कहना है ना, दुनिया नहीं मान रही, सिर्फ उसके किसी अड़ोसी पड़ोसी का कहना है तो आप बोलेंगे एलिजिडली। जैसे ही आप परपोर्टेडली यूज़ करेंगे ना, इसका मतलब क्या है, अब सारी दुनिया यही मानती है, सारी दुनिया मतलब आसपास के लोग। अब इसका मतलब ये नहीं है सर मैं तो नहीं मानता था, आपने मुझे कैसे ले लिया परपोर्टेडली में, मेरे हिसाब से तो इसका मर्डर हुआ है ना, मैं तो आज तक देखता हूँ मेरे हिसाब से तो इसका मर्डर हुआ है, आज तक वाले भी यही बता रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, परपोर्टेडली का मतलब ये नहीं है कि आप सब के सब हो या नहीं, एक बहुत बड़ा तबका अगर किसी चीज़ को मानता है ना तो वो परपोर्टेडली यूज़ करके हम बताते हैं, ठीक है ना। अलिजिडली अगर यहाँ मैं अभी रख दूँ तो इसका मतलब यही है, ज़्यादातर दुनिया यही मानती है कि इसने सुसाइड नहीं की, परपोर्टेडली डाल दिया उसका मतलब क्या है, अब ये एक फैक्ट है कि सब लोग यही मानते हैं कि उसने सुसाइड की। हो सकता है ना भी की हो, ये सच होना जरूरी नहीं है, बस सब लोगों का मानना है इसलिए परपोर्टेडली,
अब देख लो अगला वाला, रेया allegedly bought drugs for SSR and her। रेया ने allegedly कथित तौर पे खरीदा इनको, किसके लिए, SSR के लिए और खुद के लिए, ठीक है ना। अब देखो ये allegedly यहाँ पे किस लिए लगाया मैंने, अगर यहाँ पे purportedly लगा दूँ ना, इसका मतलब क्या है, सारी दुनिया यही मानती है। अब क्योंकि ये मामला एक ऐसा मामला है जो कि एनसीबी है ना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो डील कर रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ही बता सकता है कि अलेजिडली ये काम हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात को, आप और मैं नहीं बोल सकते कि उसने ड्रग्स को खरीदा, क्योंकि ये मामला थोड़ा संगीन है। इसमें अगर परपोर्टेडली लगा देंगे तो उसका मतलब क्या है भाई, ये बहुत पुरानी बात है, हम 50 साल पुराने केस की बात कर रहे हैं। आज हमें सबको मालूम है कि इसने ऐसा किया था, नया नया केस है, ताज़ा ताज़ा केस है, एनसीबी का मानना है कि ऐसा हुआ है। तो अगर एनसीबी के हिसाब से मैं देखूं तो यहाँ पे अलेजिडली आना चाहिए, परपोर्टेडली आ सकता है, गलत नहीं होगा, पर ये तब होगा जब इस मामले की सुनवाई हो जाएगी कोर्ट केस के अंदर, है ना, सारी दुनिया को पता लग जाएगा कि ये काम हुआ था, कोर्ट में चीज़ प्रूव भी हो जाएगी ऑलमोस्ट, तब आप इसको कह सकते हैं। समझ गया आई थिंक, छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। इसका मतलब है बहुत बड़ा तबका मानता है, इसका मतलब है एक छोटा सा कोई एक आदमी, कोई एक संस्था या कोई एक पड़ोसी अड़ोसी किसी चीज़ को कोई मानता है। इस सेंटेंस में एक और एरर है, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, आप अगर मुझे ढूंढ के बता सकें तो मैं आपको मैं हाईलाइट करके बताऊँ। अरे भाई, रेया ने खरीदा खुद के लिए और एसएसआर के लिए। अगर उसने खुद के लिए खरीदा, ये फोर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये खुद है, हर, तो हर के लिए आप यहाँ लगाएंगे हर सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मेरे भाई भूल मत जाया करो। अगर आप खुद के लिए कुछ काम कर रहे हो, अगर आप कोई ऐसी वर्ब हो जो खुद पे ही काम कर रही है ना, आई ब्लेम्ड माई सेल्फ फॉर द एक्सीडेंट, मैं ब्लेम करता हूँ अपने आप को इस एक्सीडेंट के लिए, तो मीन ये लिखूंगा, मैं लिखूंगा माई सेल्फ, तो हर की जगह आएगा हर सेल्फ। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होना था, क्योंकि रेया ने ही बॉट किया और खुद के लिए ही बॉट किया, तो हर नहीं हर सेल्फ। चलो आगे बढ़े, अगला सेंटेंस उठाते हैं अपना आज का। ये वाला भी सिंपल ही लग रहा है मुझे, आप भी कोशिश करें जरूर। A source within Google said that the Google team that worked with developers reached out to Paytm reportedly to fix the issues with the app। एक स्रोत ने गूगल के अंदर ऐसा कहा, है ना, गूगल के किसी बंदे ने ऐसा कहा, ये कहा कि जो गूगल की टीम है, जो वर्क कर रही थी, जो काम कर रही थी डेवलपर्स के साथ में, इस पेटीएम ऐप को बनाने वालों के साथ में, उसने रीच आउट किया, उसने जाकर के अप्रोच किया पेटीएम को बार बार फिक्स करने के लिए इस इशू को जो इनकी ऐप के साथ था। तो गूगल वालों ने बोला कि भाई उनके किसी आदमी ने बताया कि हमारे जो बंदे हैं जो कि डेवलपर के साथ काम करते हैं, वो कई बार पेटीएम को रीच आउट कर चुके हैं, कई बार इनको अप्रोच कर चुके हैं इन इश्यूज़ के लिए ऐप के साथ में। तो बार बार पेटीएम को फ़ोन करके कह रहे हैं कि भाई सही कर दो, तुम्हें पेटीएम को फिर से हम ले आएँ, ताकि अगर सही नहीं करोगे तो तुम्हें ऐसे ही हटा के रखने वाले हैं। चलो अब आ जाओ, इसको अपने तरीके से पढ़ेंगे। काम वही करना है, ग्रीन सारे के सारे नाउन, रेड में वर्ब, येलो में कंजंक्शन, पिंक में एडवर्ब और ब्लू में एडजेक्टिव, ठीक है ना। चलो, सोर्स मतलब एक कॉमन नाउन, हर वो चीज़ जिसके पीछे एस लगा के प्लूरल बना सकते हो, दैट इज अ कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन, याद रखें हमेशा, है ना। अ सोर्स की जगह सोर्सेज भी हो सकता है, एक कॉमन नाउन की बात हम कर रहे हैं। भाई ये वही कॉमन नाउन है जो सेंटेंस में सबसे पहले आ रहा है, इससे पहले एक आर्टिकल भी आ रहा है। अब हमें 100% पता हो गया ये का नाउन ही है, आर्टिकल्स नाउन से पहले ही आते हैं, है ना। अब ये सोर्स नाम का जो नाउन है यही हमारा सब्जेक्ट भी है, क्योंकि ये किसी प्रेपोजिशन नहीं आ रही इससे पहले कोई वर्ब नहीं आ रही, है ना। तो ये हमारा सोर्स हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की ढूंढो वर्ब, देखो वर्ब तो आएगी भाड़ में गई, पहले इसको विद इन नाम की प्रेपोजिशन आ गई, इसके बाद उसको एक ऑब्जेक्ट दो। समझ गए मेरी बात को, इस सोर्स को तो वर्ब देनी है, मान ली इस बात को, पर वर्ब की जगह पहले एक प्रेपोजिशन आ गई, तो इस प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट दो, फिर वर्ब को ढूंढना। तो विद इन को हमने गूगल नाम का प्रॉपर नाउन एक ऑब्जेक्ट दे दिया। अब देखो यहाँ पे आई सेड नाम की वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगी से, सेड, है ना, सेड। तो यहाँ पे सेड नाम की जो वर्ब है, इसको मैं सब्जेक्ट मानूंगा सोर्स का, है ना। सोर्स और सेड जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ गए, ये बन गया सब्जेक्ट, ये बन गई इसकी वर्ब। कोई मुझे जवाब दे सकता है सेड V3 क्यों नहीं है, ये V2 ही क्यों मान रहा हूं मैं। से, सेड 3 होते हैं ना फॉर्म, तो सेड सेकंड फॉर्म भी होती है, सेड थर्ड फॉर्म भी होती है, पर ऐसा क्या खास है इस वर्ब में जो मैं इसको V2 ही बोलता हूँ। वाई इट इज़ नॉट अ V3, बताना मुझे। चलो भी आगे बढ़ते हैं हम। सोर्स की वर्ब होगी सेड। अब दैट कंजंक्शन आ गई, कंजंक्शन मेरे भाई अगर आ गई है तो कंजंक्शन के बाद नया क्लोज, नया सब्जेक्ट, नई वर्ब।
क्लोज का मतलब यही है, नया सब्जेक्ट नहीं वर्ब। तो नया सब्जेक्ट आ गया गूगल टीम। गूगल एक नाउन है, टीम भी एक नाउन है, कंपाउंड नाउन बना रहे हैं। गूगल यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम करेगा टीम नाम के नाउन के लिए। तो नया सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट नंबर 2। अब देखो गूगल टीम दैट वर्कड, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है ना, किसी खास चीज़ के बारे में बताता है। इस सब्जेक्ट को वर्ब तो हमें ढूंढने ही बाद में करेंगे, पहले इस दैट नाम के रिलेटिव प्रोनाउन को एक वर्ब दो। तो हमारे पास वर्ब है इसके लिए, वर्ब नाम के जो है इस जो वर्ब को है ना, इस दैट को हमने इसका बना दिया। अब विद नाम की प्रीपोजिशन आ गई, इसका ऑब्जेक्ट है डेवलपर्स। अब देखो यहाँ पे रीच्ड आउट नाम की एक फ्रेजल वर्ब आई। आपने ध्यान दिया ना, इस सोर्स को हमने ये वर्ब दे दी, इस दैट को हमने ये वर्ब दे दी, इस गूगल टीम को हमने कोई भी वर्ब नहीं दी। समझ गए, ये गूगल टीम किसी का ऑब्जेक्ट भी नहीं है और इसको कोई वर्ब मिली भी नहीं, तो ये रीच्ड आउट जो है ये इसकी वर्ब है। ठीक है ना। अब देखो टू प्रीपोजिशन है, टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है पेटीएम, रिपीटेडली एक एडवर्ब है, पीछे एलवाई आ रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब देखो टू फिक्स, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलेंगे नकारा वर्ब। नकारा वर्ब मतलब इन्फिनेटिव है ना। तो रीच्ड आउट पेटीएम, टू फिक्स नकारा वर्ब। इस फिक्स नाम की वर्ब को आप कभी भी मेन वर्ब नहीं मानेंगे क्योंकि इसके आगे टू लगा हुआ है। ये सब्जेक्ट बनती है, ऑब्जेक्ट बनती है, एडवर्ब बनती है, जो बनाना बना लो इसको, ये पर कभी भी जो है ना मेन वर्ब का काम नहीं करेगी। तो टू फिक्स यहाँ पे एक इन्फिनेटिव है, इस इन्फिनेटिव का काम जो भी होगा, पर ये हमारी मेन वर्ब नहीं है सेंटेंस की। ठीक है ना। तो ना ये गूगल टीम की वर्ब है, ना ये डेवलपर की वर्ब है, ना ये दैट की वर्ब है, ना ये गूगल की वर्ब है, ना सोर्स की वर्ब है। चलो आ जाओ, फिक्स के बाद में इश्यूज नाम का एक नाउन पड़ा है। अगर कोई भी इन्फिनेटिव आपको मिल जाए, उसके बाद में कोई नाउन पड़ा हो सीधे सीधे, उस नाउन को आप उस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट मान ले, है ना। इन्फिनेटिव क्या बोलता है, मैं भले ही नकारा हूँ, पर जैसे आप वर्ब को ऑब्जेक्ट देते हो, मुझे भी आप ऑब्जेक्ट दे दिया करो, अगर मुझे जरूरत हो तो दे दिया करो, है ना। विद प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है ऐप। सब चीज़ें क्लियर है। देखो बहुत सिंपल है, सोर्स की वर्ब है सेड, विद इन गूगल से जुड़ा हुआ है, दैट कंजंक्शन है, सेंटेंस का नया आया क्लोज नंबर 2 मतलब सब्जेक्ट नंबर 2, इसका सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब है रीच्ड आउट। बीच में रिलेटिव क्लोज पड़ा था, दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन आया, इसकी वर्ब थी वर्कड, विद प्रीपोजिशन की वर्ब थी डेवलपर्स। टू प्रीपोजिशन की वर्ब थी पेटीएम, रेपिटेडली एडवर्ब थी, टू फिक्स एक इन्फिनेटिव आया, इस इन्फिनेटिव ने इश्यूज नाम का एक नाउन ले लिया अपना ऑब्जेक्ट बना के, विद प्रीपोजिशन थी, इसका ऑब्जेक्ट था ऐप नाम का जो है नाउन। क्लियर एवरीथिंग। 3 सब्जेक्ट 3 वर्ब, हमेशा सब्जेक्ट वर्ब के पेयर आपके बराबर होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और मैं आपसे छोटा सा ग्रामर रूल डिस्कस करूंगा। रीच आउट ये क्या होता है, आप मेरे साथ देखें। हालांकि ग्रामर कम और वोकैबुलरी ज़्यादा है, बट ठीक है ना, आना तो चाहिए आपको। आप ध्यान से देखो इन तीनों सेंटेंसेस को, एक बार 5-10 सेकंड के लिए ब्रेक लेके पॉज लेके 5 से 10 सेकंड लो। अगर कोई सेंटेंस आपको गलत दिखता है तो मुझे बताओ। चलो आराम से पॉज करके देख लेना ना। ही ड्रोव फास्ट एंड रीच्ड एट दिल्ली इन टाइम। वो बड़ी जल्दी उसने फास्ट जो है ना ड्राइव किया और पहुंच गया दिल्ली वक्त पे, है ना। अब देखो दिक्कत क्या है, जब भी कहीं पहुंचने की बात होती है तो रीच नाम की वर्ब को यूज़ करते हैं, पर इसके बाद में कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते। अगर आप दिल्ली पहुंच रहे हो तो रीच्ड एट दिल्ली गलत है, आप क्या लिखो, हटा दो एट को और लिख दो रीच्ड दिल्ली इन टाइम। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, रीच का मतलब है पहुंचना, इसके बाद में कभी भी प्रीपोजिशन यूज़ ना की जाए। पर कुछ ऐसे केसेस मिलेंगे जब रीच के बाद में फॉर भी लगा होगा, आउट भी लगा होगा और कभी कभी इन भी लगा होगा। अब उनका मतलब क्या होता है, तो रीच के बाद में प्रीपोजिशन तो नहीं आती, पर फॉर और आउट नाम की प्रीपोजिशन आती भी है, पर इनका मतलब कुछ और होता है ना। देखो द अपोजिशन रीच्ड आउट टू द गवर्नमेंट। अब देखो रीच आउट टू, आप जब भी ऐसा देखें इसका मतलब होता है अप्रोच करना। जब भी आप रीच आउट टू करेंगे ना, अब अपने घर से बाहर निकलेंगे, अपने पड़ोसी घर पहुंचेंगे, उसी घंटी बजाएंगे और उसको अप्रोच करके किसी काम के लिए बोलेंगे। तो अब रीच आउट टू कर रहे हैं, है ना, किसी के पास पहुंच के उससे फरियाद कर रहे हैं, उससे गुजारिश कर रहे हैं या उसको अप्रोच कर रहे हैं किसी काम के लिए। तो रीच आउट टू एक अलग चीज़ है, इसका पहुंचने से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब है अप्रोच करना किसी को, है ना। रीच आउट टू ये ऐसे बना हुआ है। दूसरा रीच फॉर, द डिज़ायर टू रीच फॉर द स्टार्स इज एम्बिशियस। जो आपका डिज़ायर है रीच फॉर करने का स्टार्स को, बड़ा ही महत्वाकांक्षी है, एम्बिशियस है। अब यहाँ पर रीच फॉर का मतलब क्या है, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना, टच करने की कोशिश करना, पहुँचने की नहीं, पाने की या टच करने की कोशिश करना। आई ट्राई टू रीच फॉर द बॉटल,
बॉटल मुझसे दूर पड़ी थी, मैंने उसको टच करने की कोशिश की, उसको हाथ में लेने की कोशिश की। तो रीच फॉर का मतलब पहुंचना नहीं, किसी चीज़ को पाना या टच करना। तो इस तरह से रीच फॉर और रीच आउट नाम के आप जो है ना फ्रेजेस देखते हो। वैसे रीच जो है उसके साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, पर ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, रीच फॉर और रीच आउट टू। चलिए आगे बढ़े। रीच के बाद में इन भी आता है कभी कभी, बता देता हूँ मैं। अगर मैं इस एट डली को निकाल दूँ, अब देखो सेंटेंस क्या बने, ही ड्रोव फास्ट एंड रीच इन टाइम। अब आप बोलोगे सर रीच के बाद में इन कैसे आ गया? ये इन टाइम एक एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्ब है, एडवर्ब समझ लो ना, एडवर्ब है। इन टाइम का मतलब है वक्त रहते, वक्त रहते मतलब वक्त से पहले पहले मैं वहाँ पहुँच गया। इन टाइम एक एडवर्ब है, इसका इस रीच से कोई कनेक्शन नहीं है। आप अराइव्ड भी लिख सकते थे, आप जो है कोई भी वर्ब लगा के इन टाइम यहाँ पे एक एडवर्ब बता सकते थे। ये टाइम को बता रही है, मैं कब पहुंचा, 10 बजे पहुंचा, 12 बजे पहुंचा या इन टाइम पहुंचा। तो रीच के बाद में इन जरूर आ रहा है, लेकिन ये रीच का पार्ट नहीं है, इस प्रेपोजिशन का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। ये इन टाइम एक एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट सेंटेंस है, थोड़ा बड़ा भी है। इसके बाद एक क्विज है जिसको आप सॉल्व करने वाले हैं। पहले इसको हम पढ़ेंगे, फिर अपने सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे क्विज वाले। कह रहा पेटीएम इज ओन्ड by an Indian company called 197 Communication Limited, which was founded by Vijay Shekhar Sharma, but the company had received massive funding from fintech firm Ant Financials, which is an ally of China's Alibaba Group. कह रहा पेटीएम जो है इज ओन्ड बाय, उसको ओन किया जाता है, उसका मालिक बना जाता है। कौन है उसका मालिक? इंडियन कंपनी कॉल्ड 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। तो पेटीएम का मालिक है ये वाली कंपनी। अब देखो ये कौन सी कंपनी है, विच लगा के बता रहा है, जिसको फाउंड किया गया, जिसकी नींव रखी गई विजय शेखर शर्मा के द्वारा। कह रहा है बट लेकिन कंपनी रिसीव कर चुकी थी, हैड रिसीव्ड, बहुत ही सारे पैसे को, मैसिव फंडिंग को, इस फिनटेक फर्म एंड फाइनेंशियल के द्वारा, है ना। तो ये एक फिनटेक फर्म एंड फाइनेंशियल है, एक कंपनी का नाम है, इससे बहुत सारे पैसे को वो रिसीव कर चुके थे। अब ये कंपनी कौन सी है? जो कि एक अलाय है, एक दोस्त है चाइना के अलीबाबा ग्रुप के। तो भले ही पेटीएम को हमारे इस विजय शेखर ने बनाया हो, इंडियन आदमी ने, लेकिन सारा पैसा ये पेटीएम का जो है, मैसिव फंडिंग जो है इस फर्म की लगी हुई है, जो चाइना के अलीबाबा ग्रुप की फर्म है। समझ गए? तो पेटीएम कहा जाए तो टेक्निकली एक चाइनीज़ कंपनी है, ये बात वो सच है। टेक्निकली पेटीएम में जो पैसा लगा है वो चाइना से है, एक चाइनीज़ कंपनी है। चलो आ जाओ, इसको यूज़ करते हैं अपने, तोड़ के देखते हैं, ब्रेक करके। सारा आपके सामने है ना। अब देखो काम वही करना है, सब्जेक्ट आपके सामने आपको ढूंढने हैं इन ग्रीन में से, वर्ब आपके पास सारी रेड होंगी, ये आपकी एडवर्ब्स हैं, सॉरी आपकी जो है एडजेक्टिव्स हैं, और ये आपकी कंजंक्शन है। शुरू करते हैं। पेटीएम प्रॉपर नाउन है, इससे पहले कोई वर्ब नहीं आ रही, इससे पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आ रही, क्या होगा मेरा? ये होगा मेरा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, इसको एक वर्ब चाहिए। देखो इज ऑन्ड भी आ गया, इज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी फैमिली प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब एक पैसिव वर्ब इसको मिल गई। पेटीएम को ऑन किया जाता है, पेटीएम किसी को ऑन नहीं करता है, पेटीएम को ऑन किया जाता है, पैसिव फॉर्म, पैसिव वॉइस के अंदर, है ना। तो इज ऑन हो गई इस सब्जेक्ट की वर्ब। अब देखो बाय भी आ गया, पैसिव वॉइस की निशानी यही होती है, 90% केसेस के अंदर पैसिव वॉइस में बाय भी लगा होता है। ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, है ना। तो यहाँ पे बाय के बाद में बताएगा किसने काम किया। तो ऑन्ड बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये कंपनी नाम का कॉमन नाउन। कंपनी एक कॉमन नाउन है, कोई भी कंपनी को हम कंपनी बोल सकते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर कंपनी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, है ना। कंपनीज भी इसका प्लूरल बनता है। ये इंडियन क्या कर रहा है, इस कंपनी को एक एडजेक्टिव बन के मॉडिफाई कर रहा है। कौन सी कंपनी? भाई इंडियन कंपनी, चाइनीज भी हो सकती थी, अमेरिकन भी हो सकती थी। अब आ जाओ आगे, कॉल्ड नाम की वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो मानना है आपको मान लो। अब मुझे बताओ, अगर ये एक वर्ब है तो आप इसको सब्जेक्ट किसको दोगे? आपके पास सब्जेक्ट पेटीएम था जिसकी वर्ब थी इज ऑन्ड, है ना। ये सब्जेक्ट तो इससे ऐड हो गया, बाय से जुड़ गई कंपनी, इस कंपनी को भी बाय से जो है आपने इसको एडजस्ट कर दिया। अगर ये कॉल्ड एक वर्ब है तो इसके लिए सब्जेक्ट कहाँ से लाओगे? ये नाउन भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता और ये नाउन भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो ये कॉल्ड जो है ना, एक्चुअल में कोई वर्ब है ही नहीं, ये एक्चुअल में है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम कर रही है, पास्ट पार्टिसिपल है। समझ गए? तो वो कंपनी जिसको कॉल किया जाता है, समझ गए ना, कंपनी के लिए एक एडजेक्टिव काम कर रही है, बाद में आने वाला एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा क्या कॉल्ड होती है? 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, भले ही वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही हो, फिर भी ये क्या बोलती है? मुझे तुम कभी भी जब जरूरत हो एक ऑब्जेक्ट दे दिया करना। तो कॉल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है?
197 कम्युनिकेशन लिमिटेड नाम का ये वाली कंपनी। समझ गए ना, एडजेक्टिव भी कॉम्प्लीमेंट ले सकता है, अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है अगर वो एडजेक्टिव किसी वर्ब से बना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, यहाँ पे बात हो गई खत्म। अब देखो कोमा लगा के एक नया क्लॉज शुरू हुआ, एडजेक्टिव क्लॉज, जिसका सब्जेक्ट है विच, हु, दैट और व्हाट, चारों के चारों जो है ना, वैसे तो एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं, वर्ड जो बनाता है एक नाउन क्लॉज बनाता है, पर चारों के चारों जो है किसी एडजेक्टिव का काम करते हैं आपके लिए। यहाँ पे विच जो है एक नया सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब है वॉज फाउंडेड, अगेन पैसिव वॉइस के अंदर। बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है विजय शेखर शर्मा, है ना, पैसिव वॉइस में बाय आता है तो बाय का ऑब्जेक्ट है विजय शेखर शर्मा। अब इतनी कहानी आपकी होगी क्लियर। विच को वर्ब मिल गई, पेटीएम को वर्ब मिल गई, कंपनी को कोई ये कॉल जो है वर्ब थी नहीं तो एक एडजेक्टिव था, ठीक है ना। अब बट कंजंक्शन के बाद से आपको एक नया सब्जेक्ट मिलने वाला है, सब्जेक्ट नंबर 3। सब्जेक्ट नंबर 3 हो गया कंपनी, कंपनी की वर्ब है हैड रिसीव्ड, हैड प्लस में V3 पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना, कंपनी की वर्ब है हैड रिसीव्ड। भाई रिसीव क्या किया, वर्ड का रिप्लाई दे दिया फंडिंग ने, पैसे ने, तो रिसीव्ड का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया फंडिंग नाम का नाउन, ठीक है। मैसिव हो गया एक एडजेक्टिव, फंडिंग को मॉडिफाई कर रहा है। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है फिनटेक फॉर्म एंड फाइनेंशियल्स। अब देखो फिर से विच आ गया, विच फिर से एक एडजेक्टिव क्लॉज बनाएगा, अपनी एक वर्ब लेके बैठा है इज, है ना, एंड फाइनेंशियल इसका एंटीसीडेंट है, इसी के लिए विच लगा हुआ है। भाई वो एंड फाइनेंशियल जो कि एक अलाय है, तो इस एंड फाइनेंशियल को अपना एंटीसीडेंट मान के विच की वर्ब आएगी सिंगुलर जो कि है इज। अब देखो इज यहाँ पे मेन वर्ब है, वर्ब की बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब बन के आए तो लिंक वर्ब कहलाती है, अपने बाद में लेगी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है अलाय नाम का एक नाउन, तो विच और अलाय हो गए सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है अलीबाबा ग्रुप, है ना। चाइना जहाँ पे एडजेक्टिव काम कर रहा है, भाई कौन सा अलीबाबा ग्रुप, चाइना का अलीबाबा ग्रुप, चाइना जो है पॉजेसिव नाउन एक एडजेक्टिव काम कर रहा है। आई थिंक क्लियर हो गया सेंटेंस पूरा क्रिस्टल क्लियर। सारे सब्जेक्ट वर्ब के प्लेयर आपके सामने पेयर्स है ना, मिला रहा हूँ। पेटीएम वर्ब है इज ऑन, विच वर्ब है वॉज फाउंडेड, कंपनी की वर्ब है हैड रिसीव्ड, विच की वर्ब है इज, बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कंपनी, कॉल्ड एक एडजेक्टिव है कंपनी के लिए लगा हुआ है, विच का एंटीसीडेंट है कम्युनिकेशन 197 कम्युनिकेशन, है ना, विच का एंटीसीडेंट, इसलिए सिंगुलर होने की वजह से वॉज फाउंडेड लिखा गया है ना। अगर दो कंपनियां होती तो वर फाउंडेड भी लिखते, विच के बाद में वॉज या वर कुछ भी लगा दो। बाय का ऑब्जेक्ट है विजय शेखर शर्मा, बट यहाँ पे कंजंक्शन आई है इसलिए एक हमने नया क्लोज शुरू किया था कंपनी नाम से। मैसिव फंडिंग जो है, फंडिंग इज रिसीव वर्ब का ऑब्जेक्ट है और मैसिव एक जो है एडजेक्टिव है। फ्रॉम का ऑब्जेक्ट है फिनटेक फॉर्म, बाकी सब आपके सामने है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, फाउंड, चलो एक काम करते हैं, फाइंड और फाउंड, यहाँ पे फाउंड लिखा हो ना, फाउंडेड लिखा हुआ है, अगर मैं पीछे से ईडी निकाल दूँ तो फाउंड बन जाएगा। आप मुझे बता सकते हैं फाउंडेड और फाउंड में क्या फ़र्क है, मेरा आपसे सवाल है। देखो ये करवा चुका हूँ मैं, ऐसे कुछ नया नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। सर बोलो सर आप हमसे पूछ रहे हो, आप हमें बताना चाहिए, 4-5 बार बता भी चुका हूँ मैं। फाउंड और फाउंडेड दोनों ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फाइंड, फाउंड, फाउंडेड, दोनों ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म मान लो, है ना, दोनों ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर यहाँ पे फाउंड लिख दूँ मैं, फाउंडेड ना लिखूँ, तो वो वर्ब क्या काम कर देगी, उन दोनों में क्या फ़र्क है, फाउंड और फाउंडेड में क्या फ़र्क है, बताना मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में। याद करोगे इसी बहाने पिछला कुछ कमेंट्स अपना नोट्स वोट्स देखना, अच्छे से आपको याद आ जाएगा फाउंडेड और फाउंड में क्या फ़र्क होता है। चलिए आज के क्विज़ को मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको करना है इस सेंटेंस को पार्स, इसके आंसर को डालना है कमेंट सेक्शन में, साथ ही फाउंड और फाउंडेड वाला जो फॉर्मूला वो आपने पूछा है मैंने आपसे, वो भी डालना। इसके क्विज़ के आंसर को मैं आपको इसी वीडियो में दिखा रहा हूँ, बाद में कई बार अपडेट करने से लेट हो जाता हूँ मैं, तो आप खुद ही देख लो। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप कर पाओ, फिर मेरे आंसर का स्क्रीनशॉट लेना, अपना ज़रूर डालना कमेंट्स में। दिखा रहा हूँ अपना आंसर आपको, चलो ये आपका आंसर है। सब्जेक्ट वर्ब के सारे पेयर बना रखे मैंने, ध्यान से देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, है ना, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, अपना पहले खुद से सॉल्व करो फिर इसके ऊपर करना काम। स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक, चलिए ज़रूर से एक लाइक दें, एक शेयर दें इस वीडियो को। ऐसी वीडियो नहीं मिलेंगी यूट्यूब पे, क्योंकि समझा करो ना, इतना टेक्निकल कौन जाता है यार, कौन किसको क्यों पढ़ाएगा टेक्निकल इतना जा करके। जब तक आप कहीं एनरोल नहीं होगे किसी कोचिंग में, कोचिंग वाले भी नहीं पढ़ाते, वो भी उनको लगता है कि पढ़ा देंगे तो फिर अगले साल से कोई आएगा ही नहीं कोचिंग पढ़ने इंग्लिश की। तो थोड़ा टेक्निकल है ये, और सारी की सारी चीज़ें आपके सामने खुली हुई हैं। आप एक टीचर की तरह पढ़ रहे हो, आप है ना, स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़ रहे हो। तो इस तरीके से कोई यूट्यूब पे पढ़ाने वाला आपको मिलेगा नहीं। अगर आप कंटेंट को शेयर करते हो तो 4 लड़कों तक 4 लड़कियों तक जरूर पहुंचेगा, उनको फ़ायदा मिलेगा।
इजाज़त दें मुझे, कल मैं प्रोबेबली कोशिश करूँगा एक ग्रामर वीडियो को लाने की। अभी मैं घर आया हुआ हूँ, थोड़ा टाइम कम मिल रहा है मुझे। कोशिश ज़रूर रहेगी मेरी जारी, रात को 8 बजे कल एक ग्रामर वीडियो करेंगे कंडीशनल्स पे। चलिए मुलाकात लूँगा, तब तक के लिए साइनिंग आउट।